नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल होम यूनिवर्सिटी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग यूपीटीपीएससी एएसओ की तैयारी करवा रहे हैं और उसमें हम लोग कॉमर्स वाले पार्ट्स को स्टार्ट किए हैं और इसी पार्ट्स में हम लोग अकाउंटिंग जो पोर्शन आपका दिया गया है उसी में हम लोग का ये रेशियो एनालिसिस वाला टॉपिक हम लोग कंटिन्यूअस अभी पढ़ा रहे हैं। तो उसी में हम लोगों ने आपका इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको प्रॉफिटेबिलिटी के आधार पर या कहते हैं लाभदायकता के आधार पर हम लोगों ने रेशियो एनालिसिस को समझा था। तो आज हम लोग उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। तो यहाँ पे हम लोग उस क्वेश्चन को समझेंगे और जैसे आपकी क्लियरिटी उस क्वेश्चन से रिलेटेड क्लियर हो जाए तो चलिए देर न करते हुए पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं। दिया है परिचालन अनुपात का सूत्र होगा। तो परिचालन यानी कि इसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑपरेशनल कॉस्ट या आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट भी हम लोग इसे बोलते हैं। तो ऑपरेशनल रेशियो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपका हमने बताया था कि हम लोग यहाँ पे इसको निकालने के लिए आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब आपकी जितनी भी सेल्स करने के संबंध में जो लागत आती थी, हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाते हैं तो आपके सेल्स कि एक तरफ लागत हमने दिखाते हैं डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हमारा सेल्स रहता है। तो यहाँ पे हम लोग उसी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ क्या जोड़ देते हैं, जो भी आपकी परिचालन व्यय होती है, परिचालन व्यय जो होती है उसको हम लोग यहाँ पे जोड़ देते हैं। तो वो हमारा क्या आ जाता है, टोटल ऑपरेशनल कॉस्ट आ जाती है। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आपके यहाँ ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है कि परिचालन व्ययों को, तो केवल परिचालन व्यय नहीं होता है, जो ओवरहेड्स होते हैं उन्हीं को हम लोग परिचालन व्यय बोलते हैं। बट इस ओवरहेड में 4 चीज़ें आती हैं, ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। तो इन्हीं केवल ओवरहेड्स को हम लोग ऑपरेशनल कॉस्ट नहीं बोलते हैं। ऑपरेशनल कॉस्ट एक अलग चीज़ है और ऑपरेशनल एक्सपेंसेस एक अलग चीज़ है। ये सारी ओवरहेड्स क्या होती हैं, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होती हैं। बट ऑपरेशनल कॉस्ट तब निकलती है जब आपके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस में क्या जोड़ देते हैं हम लोग, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तब हम लोग इसको सेल से जब कंपेयर करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, परिचालन अनुपात। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर ए नहीं होगा बल्कि सी होगा, जो दिया है बिके माल की लागत प्लस परिचालन व्यय बटे बिक्री इंटू 100। तो इसका राइट आंसर आपका पहले का 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि परिचालन व्यय में शामिल नहीं होगा। तो हमने अभी देखा कि हमने परिचालन व्यय में क्या क्या चीज़ रखा था, 4 चीज़ों में रखे थे, जैसे कि आपका ऑफिस हो गया, फिर एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, फिर आपका सेलिंग हो गया और डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो यहाँ पे देखिए जो कर आयोजन है ये आपका ऑफिस एक्सपेंसेस में हम लोग इंक्लूड, तो वहाँ पे आपका ऑफिस ओवरहेड में शो तो करते हैं, बट यहाँ पे हम लोग परिचालन व्यय में इसको शामिल नहीं करते हैं। ह्रास को शामिल करते हैं, किराए को भी हम लोग ऑफिस ओवरहेड में शामिल करते हैं और वेतन को भी शामिल करते हैं। जो आपका टैक्स का आयोजन है, प्रोविजंस है, इसको हम लोग जब आपका लाभ होता है या लाभ होने के बाद हम लोग प्रोविजंस कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये प्रोविजंस हम लोग इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। पर हम लोग यहाँ कर को तो इंक्लूड करते हैं पर आयोजन को इंक्लूड यहाँ नहीं करते हैं। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए, कर आयोजन, क्योंकि उसे हम लोग परिचालन व्यय में शामिल नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय का सूत्र होगा। तो हमने इसको ही बताया था आपको कि जब हम लोग बेस्ड ऑन कैपिटल के आधार पर देख रहे थे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, तो उसमें हमने सबसे पहला रेशियो ही क्या बताया था, विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे कि जो भी आपका क्या होता था नेट प्रॉफिट होते थे बिफोर क्या, इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट और टैक्स देने के पहले जो भी आपके शुद्ध लाभ होते थे, या कह सकते हैं रॉ प्रॉफिट को ही हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बोलते हैं। इसे हम लोग अर्निंग
EBIT बोलते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अपॉन हम लोग क्या करते थे, जो भी आपकी विनियोजित पूंजी थी या कैपिटल एम्प्लॉयड था जिसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, उसको हम लोग डिवाइड करते हैं और इनटू 100 कर देते हैं, तो हमारी क्या आ जाती है, विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय। तो यहाँ पे बिक्री तो होगा नहीं, क्योंकि विनियोजित पूंजी का कोई भी बिक्री से रिलेशन होता नहीं है। शुद्ध लाभ विनियोजित पूंजी इंटू 100, ये आपका सही हो सकता है। परिचालन लाभ ये आपका नहीं। फिर है आपका विनियोजित पूंजी, ये भी आपका गलत आंसर है। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड का बी, शुद्ध लाभ बटे विनियोजित पूंजी। यहाँ शुद्ध लाभ दिया है, पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसे हम लोग EBIT बोलते हैं। अगर केवल शुद्ध लाभ दिया है तो वहाँ पे हम लोग इंटरेस्ट और टैक्स को, अगर नहीं भी दिया तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आपका क्वेश्चन दिया हो कि नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और एक साथ एक दूसरे ऑप्शन में दिया हो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो आप लोग बिफोर वाले पे ही टिक करिएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि जो लाभ है वो कर और इंटरेस्ट देने के पहले वाले लाभ से हम लोग कंपेयर करते हैं विनियोजित पूंजी को रेशियो निकालने के लिए। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, बिफोर और आफ्टर में कंफ्यूज ना होइएगा। फिर देखते हैं, दिया है शुद्ध विनियोजित पूंजी का आशय। तो यहाँ पे हम लोग जो आपका नेट विनियोजित कैपिटल एम्प्लॉयड है, इसको हम लोग कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे हमने बताया था कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, जो आपके वास्तव में क्या होती है, वास्तव में जो इक्विटी शेयर्स होते हैं या इक्विटी कैपिटल होती है, प्लस आपके प्रेफरेंस कैपिटल होती है, फिर रिजर्व एंड फंड होती है, इन सभी को हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड में इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि दिया है कुल संपत्ति में अगर कुल दायित्व घटा देंगे तो हमें केवल क्या मिलेगा, आपका केवल कैपिटल मिलेगी। ये आपका सही आंसर नहीं होगा। फिर दूसरे ऑप्शन में क्या कह रहा है, कुल संपत्ति माइनस चालू लायबिलिटी यानी कि चालू दायित्व जो होंगे, तो ये भी आपका नहीं होगा। फिर है कुल संपत्ति माइनस कृत्रिम संपत्ति माइनस चालू दायित्व। तो आपका राइट आंसर ये है, क्योंकि हम लोग ये चीज़ आपको पता होगा कि जब हम लोग टोटल एसेट्स में आपकी जितनी भी फिक्टिशियस एसेट्स होती है उसको घटा देते हैं और जो करंट लायबिलिटीज होती है उसको घटा देते हैं, तो हमारा क्या निकल आता है, आपका नेट कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा, आपका सी, कुल संपत्ति माइनस कुल कृत्रिम संपत्ति माइनस चालू दायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, अंशधारियों की समता पर प्रत्याय हेतु अंशधारियों की समता का आशय क्या है। अर्थात इसका मतलब यह है कि आपका जो इक्विटी का जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनका जो आपका जो लाभ होता है उसे हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, यही चीज़ यहाँ पे जब हम लोग देखे थे वहाँ पे, तो वहाँ पे हमने समझाया था कि समता पर प्रत्याय का मतलब क्या होता है कि जो भी आपकी क्या होती है समता अंश पूंजी, फिर आपके साथ ही उनकी जो रिजर्व एंड फंड होती है उनको हम लोग सभी किसमें जोड़ लेते हैं, आपके समता अंशधारियों का ये चीज़ होता है। क्यों ये होता है ये समझ लीजिए कि जो भी आपका रिजर्व एंड फंड होता है, अगर कंपनी कल को ख़त्म होती है तो वो चीज़ें किसको मिलती है, सब चीज़ देने के बाद जो भी रिजर्व फंड बचेंगे वो आपके इक्विटी शेयर होल्डर को ही होती है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे समता के प्रत्याय में समता और आपके संचय को दोनों को शामिल कर लेते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, समता अंश पूंजी एवं संचय बी इसका राइट आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं 6 दिया है कि अंशधारियों की समता पर प्रत्याय की गणना का शुद्ध लाभ विचरणीय है। तो यहाँ पे हम लोग जब आपको बताए थे कि हम लोग रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स जब निकालते थे तो वहाँ पे हमने सूत्र क्या बताया था कि जो भी आपका क्या था नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस डिविडेंड, डिविडेंड किसका, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों का। और यहाँ पे हमारा क्या था, आपके जो भी अंशधारियों की या इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, इक्विटी शेयर होल्डर फंड इंटू 100। तो ये चीज़ हमने बताया था, इसको फिर से देख लीजिए आप लोग सही से कि नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड
टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन इक्विटी शेयर होल्डर फंड इंटू 100, ये आपका राइट सूत्र हमने बताया था। तो यहाँ पे कह रहा है कि अंशधारियों की समता की प्रत्याय की गणना में शुद्ध लाभ क्या होता था। तो शुद्ध लाभ आपका यही चीज़ है कि नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन टैक्स को घटाने के बाद फिर प्रेफरेंस डिविडेंड को भी हम लोग घटा देते थे। तो यहाँ पे देखिए कर एवं लाभांश पूर्व लाभ, तो ये तो होगा नहीं। फिर आपका दिया है कर पश्चात किंतु लाभांश पूर्व लाभ, ये भी नहीं है। कर एवं अधिमान लाभांश पश्चात के लाभ, तो यही है। अधिमान को ही हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे इंटरेस्ट लगाना भूल गए हैं, तो ब्याज और कर देने के पश्चात और साथ ही हम लोग अधिमान अंशधारियों की जो लाभांश है उसको भी हम लोग घटा देते हैं। तो आपका क्या हो जाता है, अंशधारियों की समता पर प्रत्याय आ जाती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा, 6 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है स्वामित्व कोषों पर प्रत्याय में स्वामित्व कोषों में सम्मिलित किया जाता है। तो ये क्या है, आपका जो हमने प्रोप्राइटर फंड वाला जो चीज़ें बताई थी, प्रोप्राइटर फंड, उसी में ये चीज़ें आपसे पूछ रहा है, उसी से रिलेटेड। तो यहाँ पे दिया है कि स्वामित्व कोषों पर प्रत्याय। तो यहाँ पे हम लोग बताए थे कि जब प्रोप्राइटर फंड रेशियो आप निकालते थे तो उसमें हम लोग क्या करते थे, सभी नेट प्रॉफिट और इसमें हम लोग कौन सा प्रॉफिट रखते थे, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन प्रोप्राइटर फंड। तो यहाँ प्रोप्राइटर फंड के बारे में पूछ रहा है, तो हम लोग उसमें क्या क्या शामिल करते थे, आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स के जो फंड होते थे, फिर प्लस प्रेफरेंस शेयर होल्डर के फंड होते थे, प्लस आपके ऐसे रिजर्व एंड सरप्लस, और फिर अनपेड डिविडेंड को भी हम लोग शामिल करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर आप लोग ऑप्शन देखें तो आंसर बी में आपका समता अंश पूंजी प्लस अधिमान अंश पूंजी प्लस संचय और प्लस अवितरित लाभ शामिल है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। दिया है प्रति अंश लाभांश प्रकट करता है। तो प्रति अंश लाभांश क्या प्रकट करता है, इसको समझ लीजिए। समता अंश पूंजी एवं लाभांश, अधिमान अंश पश्चात शुद्ध लाभ एवं समता अंश पूंजी, लाभ एवं समता अंश पूंजी, अंश पूंजी एवं शुद्ध लाभ। अब ये क्या है, ये समझ लीजिए। प्रति अंश लाभांश जो डिविडेंड आपका होता है, जब हम उसको डिविडेंड को क्या करते हैं, सारे शेयर होल्डर से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा क्या जाता है, प्रति अंश लाभांश पता चल जाता है। तो प्रति अंश लाभांश तो हमें ये ज्ञात हो गया, बट यहाँ पे क्या प्रकट करता है ये चीज़ हमको समझना है। तो यहाँ पे जो अधिमान अंश के पश्चात जो शुद्ध लाभ होती है, तो उसे हम लोग क्या करते हैं, समता अंश पूंजी में जो बांटते हैं उसी को हम लोग प्रति अंश लाभांश कहते हैं। समझ लीजिए कि आपका जो भी आपके डिविडेंड शेष बचते हैं, कौन से डिविडेंड, जो हम लोग प्रेफरेंस शेयर को देने के बाद जो हमारा बचता है वो सारी चीज़ें किसकी होती है, इक्विटी शेयर होल्डर की होती है। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि अधिमान अंश पश्चात, अधिमान अंश मतलब कि अधिमान अंशों का डिविडेंड देने के पश्चात जो शुद्ध लाभ होता है उसी को हम लोग किस में डिवाइड करते हैं, समता इक्विटी शेयर होल्डर्स में। तो हमें क्या पता चल जाता है, प्रति अंश लाभांश प्रकट होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। प्रति अंश अर्जन ऊंचा होने पर कंपनी को लाभ होगा, यानी कि आपका पर शेयर अगर क्या होगी, अर्जन ज़्यादा होगी, तो आपका इससे कंपनी को क्या लाभ होता है, लाभ अर्जन में फ़ायदा मिलता है, विश्लेषण में फ़ायदा मिलता है, अंशों का मूल्य बढ़ने लगता है, या अतिरिक्त पूंजी प्राप्त करने में मदद मिलती है। तो इसका आंसर आपका ये समझ लीजिए, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा। इसका राइट आंसर 9 का डी है, अतिरिक्त पूंजी प्राप्त करने में। अब ये क्यों होता है ये समझ लीजिए। जब कभी कंपनी का शेयर्स ज़्यादा क्या करती है, लाभ अर्जित करती है, तो उसके शेयर्स क्या होते हैं, मार्केट में ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। और जब किसी कंपनी के शेयर ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं तो वो कंपनी क्या होती है, अच्छी कंपनी कहलाती है। जिससे क्या होता है, अगर इन फ्यूचर उसको कहीं फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है तो लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं और आराम से उसमें पैसा लगाने के लिए लोग
बिना डरे पैसा लगा सकते हैं। जैसे कि अगर आप लोग बड़े कंपनी को देखें, जैसे टाटा हो गया, ये सब क्या है, इनकी कंपनी प्रति अंश बहुत ज़्यादा क्या करती है, आपका अर्जन करती है, और वो अपनी इसी अर्जन कैपेसिटी कारण आज क्या है, अच्छी गुडविल बना लिए हैं। तो अगर इनको कभी ज़रूरत पड़ती है फंडिंग की, अतिरिक्त पूंजी की, तो इन्हें आराम से फंडिंग मिल जाती है। तो इससे कंपनी को लाभ यही होता है, अतिरिक्त पूंजी प्राप्त करने में मदद मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि मूल अर्जन अनुपात का सूत्र क्या होगा। तो इसको हमने आखिरी में ही बताया था आपका कि मूल अर्जन अनुपात क्या होता है, पर शेयर, आपका जो आपका पर शेयर रेशियो होती है अपॉन आपका जो प्रति अंश बाजार मूल्य होता है या मार्केट वैल्यू होती है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, जब डिवाइड कर देते हैं तो आपका क्या निकल के आ जाता है, प्रति अर्जन अनुपात। तो प्रति अंश अर्जन अपॉन प्रति अंश बाजार मूल्य बराबर क्या होता है, मूल अर्जन अनुपात। तो इसका राइट आंसर 10 का ए है, इजी क्वेश्चन है। तो इस तरीके से दोस्तों जो अभी हमने रेशियो एनालिसिस का प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो वाला लेक्चर लिया था, उसी से संबंधित यहाँ क्वेश्चंस हमने बनाए थे। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर ये क्वेश्चंस आपको कोई डाउट्स है तो एक बार फिर से वाला लेक्चर देखिए, वहाँ पे हमने हर चीज़ को क्लियर किया है। फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन आपको PDF में मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए वहाँ से, और एक बार वीडियो देखने के बाद फिर से सॉल्व करिए। तो आशा है आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। तो आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रेशियो एनालिसिस के जो आपके बचे हुए पार्ट्स हैं, जैसे कि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो है और एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो, उसको हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।